तो सर आपके जो एनजीओ है उसकी प्रमुख गतिविधियाँ क्या-क्या है? आपका एक शब्द जीवन के लिए क्या है? समाज सेवा, समाज सेवा, समाज। उनका हक दिलाना, उनकी आवाज़ बनना, ये सब जो है आज के युवाओं को आगे आना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट विश्राम में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो समाज में बदलाव नहीं उसे जीते हैं। हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो 25 वर्षों से समाज सेवा, पत्रकारिता, बाल रक्षण और न्याय क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। तो सर आपकी जो एनजीओ है उसकी प्रमुख गतिविधियाँ क्या-क्या है? हमारी एनजीओ जो है वो वर्ष 2006 में रजिस्टर्ड हुई थी और मुख्य रूप से जो है महिलाओं और बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं। तो उसमें अभी इस समय जो है देखा जाए तो आगरा, फिरोजाबाद, शिकोवा, सिसागंज, फलतरा, जसवंत नगर, शहरी क्षेत्र में हमारी जो है शहरी आजीविका मिशन के साथ, और इससे पहले हमारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है आरबीआई भारत सरकार जैसे मिलकर चलाती है, उसके साथ हमारा किसानों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह की गतिविधियां लगातार जो है संचालित हो रही हैं। और उसमें भी फिरोजाबाद में हमारी महिलाओं का जो ग्रुप रहे हैं उसमें 10 महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं सम्मानित किया है। उन 10 महिलाओं को जो ग्रुप से जुड़ी थी हमारे संस्था द्वारा प्रेरित किए गए। तो इस तरह से 18,000 से ज़्यादा महिलाओं का एक नेटवर्क जो है हमारी एनजीओ के माध्यम से जो है गवर्नमेंट की स्कीम जो है जोड़ा गया और उन्हें स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, बैंकों से कनेक्ट किया गया और उन्हें फाइनेंस, सब्सिडी, ये सारी सुविधाएं उन्हें दिलाने का जो है हमारी संस्था ने काम किया है। तो सर जब आप आज समाज से ही बने बैठे हैं, आज से जब करीब 25 साल से आप जुड़े हुए हैं, तो बीचों में जब देखते हैं कि 25 साल मैंने निकाल दिए, क्या आप देखते हो उसी वो क्या किसी हाँ, अंदर से जो आवाज़ आती थी, एक सेवा का क्षेत्र कोई चुनना है, सेवा करनी है, जिस तरह बच्चों से शुरू की थी, उस तरह से लगता है कि हाँ, आत्मसंतुष्टि है, लगता है कि हम एक अच्छे जो है रास्ते पर चल रहे हैं और लोगों को जो है सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने का जो अभियान शुरू किया वो लगातार चल रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों ही नहीं, अन्य लोगों को भी जो पीड़ित, शोषित, वंचित हैं, इनको भी हम लोग मदद करने का जो काम अपनी संस्था के माध्यम से, अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से करने का काम लगातार कर रहे हैं। तो आत्मसंतुष्टि भी होती है और समाज में ये भी है कि अच्छा मैसेज जा रहा है कि हमारी संस्था जो है कुछ अच्छा काम कर रही है। तो सर आज जो लोग समाज सेवा को जो प्रोजेक्ट मानते हैं, लेकिन आपने इसे जीवन बना लिया है, इस बात में क्या कहा? हाँ, इसमें एक तो ये है कि मैंने शुरू से ही जो मेरा जो माहौल रहा, मेरे परिवार का माहौल रहा, मेरी जो बैकग्राउंड जिस तरह का रहा मेरे, तो मुझे लगा कि मुझे इसी क्षेत्र में जो है जाना है और मुझे सेवा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। मेरी खुद की रुचि कभी नौकरी के लिए नहीं रही और मैं लगातार अपनी संस्था के माध्यम से भी कुछ सहयोगियों को, कुछ साथियों को जो है स्वरोजगार के लिए प्रेरित करवाता रहा और उनको भी कुछ सरकार के माध्यम से आर्थिक लाभ भी मिलता रहा है। तो मेरी खुद की यही इच्छा रही है कि मैं सेवादी क्षेत्र में आगे बढ़ता रहूं और लगातार इसी पे अपना जीवन जो है अर्पण करूं। अगला सवाल ये है सर, समाज सेवा से कानून के क्षेत्र में आने का निर्णय क्यों लिया आपने? क्या आपको लगता है कि न्याय व्यवस्था के भीतर रहकर जो बदलाव आप कर सकते हैं वो न्याय से हो सकता है? एक तो ये है कि एजुकेशन कभी विफल नहीं होती। एजुकेशन ज़रूरी है आज के दौर में। ज्ञान बहुत ज़रूरी है, तो हमें जहाँ से भी मिलता है कोशिश करते हैं कि ज्ञान अर्जित करें। ऐसे ही एजुकेशन को, चाहे वो सेवा के लिए मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया, समाज सेवा की भी डिग्री होती है और इसमें भी युवा जो है आगे आ सकते हैं। इसी तरह मैंने जब समझा कि बहुत सारी परेशानियां लोगों को जो रहती हैं वो कानून से जुड़ी रहती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर कानून की भी पढ़ाई की जाए। तो मैंने उसको भी पढ़ा और उसके बाद जो है एज एडवोकेट मैंने पंजीकृत हुआ। लेकिन विशेष तौर पर मेरा जो ध्यान है वो केवल सेवा के लिए है और उसी के लिए मैं इस रास्ते को जो है चुन पाया हूँ।
तो आपसे एडवोकेट नहीं है, तो एडवोकेट के रूप में आप काम करते हुए आपको किन किन सामाजिक मामलों में सबसे अधिक प्रभावित किया है? मैं खास तौर पे देखा जाए तो मैं पूरी तरह से अगर ये कहूँ कि एडवोकेट के रूप में काम करता हूँ तो ये सही नहीं होगा। मैं पंजीकृत हूँ, बस ये है कि कुछ केस जो मैं समझता हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति को, पीड़ित, शोषित, वंचित, इस टाइप का कोई व्यक्ति है जिसकी कोई ना सुन रहा हो, कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा हों, तो वो 0 फीस पे मैं अपनी टीम के माध्यम से उस केस को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। फीस की ज़रूरत नहीं है हमारी टीम को, वो टीम ऐसे ही निःशुल्क सेवाएं देती है। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी हमने कोशिश की है, कई केस उसके जरिए भी, लेकिन एक प्राइवेट टीम भी, हमारी एनजीओ की टीम भी है जो लीगल गाइड करती है और केस को भी जो है सॉल्व कराने के लिए लगी हुई है। क्या आज भी गरीब व्यक्ति के लिए न्याय उतना ही कठिन है जितना कि पहले आपका 20 साल पहले था? हाँ, दिक्कतें थी, लेकिन वो दिक्कतें धीरे-धीरे विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो लगातार दूर कर रहा है। उसके माध्यम से जो उनके वॉलंटियर हैं, हमारी एनजीओ के वॉलंटियर हैं, इस तरह के और भी स्वयंसेवी लोग हैं जिनके माध्यम से न्याय की पहुंच जो है लोगों तक, और लोगों की पहुंच न्याय तक थोड़ा आसान होती जा रही है। दिनों दिन बदलाव होता जा रहा है। कुछ यूथ भी सेवा के लिए एडवोकेट बनने में जो है अपनी तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सर बाल संरक्षण विशेषज्ञ भी हैं, तो आपसे ये सवाल है कि जिला इटावा में बाल संरक्षण विशेषज्ञ के रूप में आपने करीब 7 वर्ष काम किया है। बच्चों से जुड़े मामलों की वास्तविकता क्या है जो आम लोग नहीं जानते? मैं अभी भी एज ए आपने बताया बाल संरक्षण विशेषज्ञ के रूप में महिला बाल विकास विभाग को सेवाएं देता हूँ। विधिक सेवा प्राधिकरण को भी जो है बीच बीच में जरूरत पड़ने पर सहयोग देता हूँ। श्रम विभाग को भी जो है सहयोग देता हूँ। तो अन्य विभाग भी है जो मदद देते हैं। तो ये जो मैं कर रहा हूँ उनके लिए मैं निस्वार्थ करता हूँ। इसमें जो है मैं कोई पेमेंट नहीं दे रहा हूँ कहीं से भी। लगातार 7 साल वो हो गए हैं, अभी की लगा हुआ हूँ। इसमें बहुत सारे केस देखने को मिले, बहुत सारी बच्चों की समस्याएं जो है सुनने को, देखने को मिली। उन्हें निराकरण करने का जो हमारी टीम ने, हमने जो कोशिश की, वो बहुत अलग अलग तरह के केस आए हैं। उन केसों में कुछ उदाहरण दे दूं अगर मैं, तो ऐसे केस आए हैं जिनके माता पिता नहीं थे बच्चों के, उन्हें लाभान्वित कराने का काम किया। जो ऐसी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में जी रहे थे, जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे, जो कूड़ा बीनते थे, जगह जगह इस तरह के बच्चों को जो है सुना, ओजा। अभी जो गुमशुदा बच्चों की भी एक कमेटी है, वो भी काम कर रही है। उसमें भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह के बच्चे हैं नावारिस, तो उनकी भी जो है मदद करने का काम करते हैं। क्योंकि आजकल ये तक केस देखने को मिले हैं कि नवजात शिशुओं को भी जो है कहीं छोड़ दिया जाता है ऐसे स्थान पर। तो उनका संरक्षण कराना जो सरकार के विभाग है उनके माध्यम से हमारा दायित्व बनता है, समाज के नागरिक होने की वजह से भी। और मैं एक्सपर्ट के तौर पे विभाग को चूंकि सेवाएं देता हूँ, तो मुझे ये कई जगह इस तरह की चीज़ें देखने को मिली और उसमें मदद करने का जो काम किया मैं कर रहा हूँ लगातार। उसमें एक अभी ऐसे भी केस हैं जिनमें एक केस मैं बताना चाहूँगा कि एक बाल विवाह जो है 13.5 वर्ष की बालिका थी, एक पिछले साल का मैटर है। और उसमें उस बाल विवाह को जब टीम ने रोका, मैं उस टीम में था। तो इस तरह से और भी बाल विवाह रोके गए। जनपद में जब हम लोग चाइल्ड हेल्पलाइन का लगातार जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि जब भी कोई दिक्कत हो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पे आप कॉल करिए, तो बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं। हम लोग कैंप करते हैं विधिक सेवा के माध्यम से भी, और डायरेक्ट जो हमारे बाल संरक्षण इकाई जो है जिले की, वो भी जो कैंप करती है, चाइल्ड हेल्पलाइन भी कैंप करती है, पुलिस का विभाग भी कैंप करता है, वो जागरूक करते हैं। तो इस माध्यम से जो है बहुत सारे बच्चों को जब नंबर पता चल गया है तो वो उस पर अपनी बात भी कह लेते हैं, शिकायत दर्ज करा लेते हैं। तो उस पर मदद करने का काम भी जो है यहाँ की जो इकाइयाँ हैं जो बहुत बेहतर काम कर रही हैं, और हम लोग जो है लगातार बच्चों की मदद करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी जो छूट रहे किसी तरह से, और हम लोग फिर भी सर्वे कराने पे जोर दे रहे हैं लगातार। कई ब्लॉक स्तरीय बैठकें जो हुई हैं, ग्राम स्तरीय बैठकों पे भी जो है लोगों ने इस पर समीक्षा की, चर्चा की, और लगातार
कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा यदि वो असहाय है, अनाथ है, तो किसी तरह से छूट ना जाए, उसको कहीं ना कहीं शिक्षा और भरण पोषण की व्यवस्था जो सरकार की योजनाएं हैं उनके माध्यम से होती रहे। सर एक हमारा पर्सनल सवाल ये है कि आपने जैसे कि जो बच्चे असहाय हैं उनके लिए सब ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों में माता पिता उस लायक हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो स्कूल फीस जमा नहीं करेंगे। वो मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, घर पे गाड़ी चलती है, गाड़ी पेट्रोल रख सकती है, लेकिन जब स्कूल वाला कोई प्राइवेट है कोई भी है और उसने फीस नहीं मांग कर दी, फीस अब है नहीं, बच्चे बेचारे वापस लौट जाते हैं। आपका इसमें क्या कहना है? बट पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को कराने के लिए, इसलिए वही है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो है जी, और दोनों बातें हैं। एक तो जिस तरह से माहौल जो बनता जा रहा है कि आजकल बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, तो मोबाइल को भी जो है बच्चों के साथ में रहते हुए एक निश्चित समय तक जो है प्रयोग करने दिया जाए, उपयोग करने दिया जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी, जूनियर और माध्यमिक, इसके बाद डिग्री, तो इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स के लिए, छोटे से लेकर बड़े तक के लिए अलग मोबाइल की तरह एक डिवाइस ऐसी तैयार की जाए जो मोबाइल ही हो, और उसमें जैसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो उसी तरह से उस डिवाइस में भी सब्जेक्ट का जो है उसमें जो सब्जेक्ट हो, उसमें जो मैटर जो उससे विषय से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो उसमें समाहित हों, और उस पर वही सर्च करें, उसी पे ध्यान जाए बच्चों का। तो वो डिवाइस अलग होनी चाहिए। एजुकेशन डिपार्ट को इस पे सोचने की ज़रूरत है। क्या सर ऐसा कोई केस है जो आपने कभी भूल नहीं पाए? केस तो बहुत सारे ऐसे हैं जो माइंड में बने रहे हैं। बड़े जब सेवा के क्षेत्र है तो दिक्कतें कहीं ना कहीं आती हैं, और कुछ केस भी ऐसे आते हैं। अभी ताज़ा ही ये केस है जिसमें एक महिला जो है वो सरकार के एक विद्यालय में जो है 450 रुपये महीने की नौकरी करती हैं। आज भी वेज एक्ट लागू है, श्रम विभाग का ये कहना है कि मिनिमम मजदूरी इतनी होनी चाहिए, और उस दौर में भी अगर कोई महिला 450 रुपये महीने पे सरकारी विद्यालय में नौकरी कर रही है अंशकालिक सफाई कर्मी के रूप में, तो ये एक जो है अजीब सी बात है। गिने चुने लोग इस तरह के हैं। हालांकि मैं उस पर पत्र व्यवहार करके कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के जो और भी लोग हैं तो वो सब लोगों के लिए कुछ हो सके। हालांकि जियो जो देखा था मैंने 77 के पहले, तो जो है वो जो नियुक्तियाँ हुई थी उसमें 15 पैसे, 25 पैसे और 30 पैसे पर नियुक्तियाँ हुई थी प्रतिभा की दर से। और इस महिला ने भी जो है ज्वाइन किया था 1996 में, तो केवल 50 रुपये महीने पे ज्वाइन किया था, और 150 रुपये महीना हुआ था 98 में। 2008 में उसे 450 महीना हुआ है, तो आज भी चल रहा है। तो बड़ी हास्यास्पद बात ये है कि और ये वो 450 रुपये महीने तक सरकार कैसे नौकरी दिए हुए आज तक इस सरकार का दोष नहीं, वो तो जो सिस्टम का दोष है, पहले की जो सरकारें रही जो भी। तो ये अभी भी जो है 15 रुपये रोज पे कैसे गुजारा कर सकती है? मांग के कपड़े पहन रही है, मांग के खाती है वो महिला, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? बीमारी में दवाई नहीं ले सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बेचारी कपड़े भी मांग के पहन के जो है जीवन यापन कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे केस निकल के आते हैं जिनको जो है जब सुनते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि समाज में आज भी बहुत विसंगतियां हैं, बहुत आवश्यकता है नए समाज सेवियों की, जो वो कुछ करें, समाज को एक बदलाव की तरफ लेके चलें। अगला प्रश्न आपसे सर इस प्रकार है कि आप पत्रकार भी हैं और अधिवक्ता भी हो चुकी हैं। जब कलम और कानून दोनों आपके पास है तो जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है आपकी? हाँ, एक व्यक्ति कितना कर सकता है ये लगातार प्रयास मेरा चल रहा है, लेकिन इसमें हमारी संस्था, जैसे इसी तरह से और भी संस्थाएं, उन सब को लेके ये एक बड़ा मिशन है, बड़ा अभियान है। समाज को जो है तब हम बदल सकते हैं जब एक बड़े संख्या में हम लोग जो है इस अभियान में शामिल हों और इसे आगे बढ़ाएं। तो अभी अन्य जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो सेवा के क्षेत्र में आ रही हैं, हम उन्हें तैयार करा रहे हैं, उनका पंजीकरण करा रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं कि आप जो है कैसे सेवा का क्षेत्र जो है चुनें और आगे बढ़ें। आप उस क्षेत्र को चुन के आई है तो उन्हें ट्रेन करने की भी ज़रूरत बनती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो अनुभव है मैं उनको अपने अनुभव के साथ लेके चलूँ, और
वो भी इस रास्ते पर चलने की कोशिश करें मेरे साथ। जैसा कि सर आप 10-15 समाचार पैसों पे चलाने का विचार कैसे आया? क्या सोशल मीडिया असली लोकल जो पत्रकारिता है उसके बराबर है? क्या कि मेरा भी जो पत्रकारिता का शुरू से का अनुभव रहा, एजुकेशन जब मेरी चल रही थी उसी टाइम से जो है मेरा लिखने का भी जो है शुरू रहा। अलग अलग समाचार पत्रों में जो है मैंने लेखन किया है, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे डीएलए हो, चाहे सहारा हो, सारे हिंदुस्तान हो, अलग अलग अखबारों से। अभी भास्कर को तो मैं नियमित अभी लिखता भी हूँ। तो ये अब जो बदलता हुआ दौर आया है, वो मुझे लगा कि अब ऐप का चलन है, या वेबसाइट जो वेब जो आपकी पत्रकारिता शुरू हुई, तो मुझे लगा कि फेसबुक पे भी आजकल जो है बढ़ रहे हैं लोग। तो मैंने फिर एक फेसबुक पे पेज बनाया और आज की तारीख में क्या यानी 20,000 प्लस फॉलोअर जो है अभी इस पेज पे जो सुनहरा समाचार पे जुड़े हुए हैं, और वो सिर्फ न्यूज देखते हैं, मनोरंजन का कुछ भी उस पे नहीं आता है, सिर्फ न्यूज। सब पहले ये जो पत्रकारिता की और आज तक आपको क्या अंक है? आजकल प्रशिक्षण की जरूरत है। जो युवा आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया का जो काम कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत है। पहले पुराने टाइम क्या होता था, कुछ संस्थान ऐसे थे, कुछ ग्रुप ऐसे थे, मीडिया ग्रुप, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते थे, सिखाते थे। वो तो सीनियर लोग जब सिखाते थे, नए लोग सीखते थे, आगे बढ़ते थे। आज का दौर जो बढ़ रहा है वो ये बढ़ रहा है कि थोड़ी चमक दमक में युवा भाग रहा है, और वो क्या करते हैं कि एक माइक आईडी बना के जो है निकल पड़ते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए उन्हें। या तो किसी प्रतिष्ठित संस्थान से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कुछ हासिल करनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में वो कम से कम ग्रेजुएट हों और वो किसी सीनियर जर्नलिस्ट के पास जाएं, सीखें, उनके साथ रहें। उसके बाद जब अनुभव हो जाए तब वो अपने सोशल मीडिया पे अच्छे से काम करें। आज की जो पत्रकारिता है उसमें आपका क्या मिशन या एक प्रोफेशन धंधे रहेगा? अभी देखा जाए तो मैं लेखनी का कार्य भी केवल इसीलिए कि समाज को कुछ नई दिशा मिले। तो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं, समाज के ऐसे पीड़ित, शोषित, वंचित लोग जो हैं, इनकी आवाज बनने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। किसी मुद्दे को वहाँ अगर हम हाईलाइट कर देते हैं तो वो आसान हो जाता है, थोड़ा सा अधिकारियों की नज़र में आता है, विभाग की नज़र में आता है। तो मैं इस प्रेस क्लब जसवंत नगर का लगातार जो चौथी बार अध्यक्ष चुना गया, और मेरी पूरी जो टीम है वो 14 लोगों की अभी जो टीम काम कर रही है लगातार, वो सभी लोग मिलके इस अभियान को जो है गति देने में लगे हैं कि किसी तरह सामाजिक मुद्दे अगर कहीं भी है, कुछ भी है, अगर जल हित में कुछ भी है, तो हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि वो प्रमुखता दें उन्हें, और उन समस्याओं को, उन मुद्दों को हल कराने की पूरी कोशिश करें। जैसे कि सर आप पहले कांग्रेस के महामंत्री भी रहे हैं हमारे यहाँ से, तो आप सर राजनीति और समाज सेवा को आपस में क्या समझते हैं कि आपस में टकराती है कि बिल्कुल वैसे ही आप? असल में वर्ष 2009 की बात है। विधान परिषद का स्नातक जो चुनाव होता है, उस चुनाव की जो है प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौर में जो है हमारे एक मित्र हैं जो हमारे एनजीओ के साथी रहे, उन्होंने जो है मुझे कहा कि अगर ग्रेजुएट वोट जो है आप एक साथ इकट्ठा करके और इस तरह से अगर किसी कैंडिडेट को निकाल देते हैं, तो वो ग्रेजुएट जो लोग हैं, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा, और उन्हें कुछ ना कुछ रोजगार से जोड़ने का काम, नौकरियां दिलाने का काम, और तमाम जो जन समस्याएं उनके लिए भी जो है कोशिश की जाएगी। तो मैंने उस समय ज्वाइन कर लिया था वर्ष 2009 में, और उस कैंडिडेट को मैंने पूरे ज़िले में जो मेहनत की, 3,500 स्नातक वोटों से 3,500 से ज़्यादा ही वोट उन्हें जो है स्नातक वोटों में यहाँ से जीत मिली थी इटावा से। बाकी जिलों में भी जीत मिली, लेकिन इटावा से एक बहुत बेहतर रिजल्ट दिया। और उस समय उन्होंने एक गाड़ी, मुझे एक ड्राइवर दे रखा था, और उसी से मैंने पूरी प्लानिंग करके तैयारी की थी, और कोशिश की थी कि हर मतदाता तक पहुंच जाए। स्नातक मतदाताओं के पास मैंने जाके उनका डिटेल लेना, उनसे बात कराना, और कैंडिडेट की बात कराना, कैंडिडेट की टीम से बात कराना अगर उनसे नहीं हो पा रही है तो। ये सारी चीज़ें जो कि बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने चुनाव जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद उस कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
निराशा हुई, लेकिन उसके बाद जो है मुझे आईटी की तरफ से कहा गया कि आप निराश मत होइए, आप संगठन में जो है जिम्मेदारी लीजिए। और यहाँ जो है महामंत्री के तौर पर मुझे जो है 5 साल तक मौका मिला काम करने का, 2009 से 2014 तक। तो उस दौर में अच्छा रहा, लेकिन सेवा के क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ था और सेवा ही वहाँ भी करनी थी मुझे। तो मैं सेवा कर रहा था और इस सेवा के दौर में तमाम बड़े संस्थान, बड़ी जो है इंडस्ट्री के लोग कई कनेक्ट होते रहे और उनके जितना संभव हुआ मेरी तरफ से जो प्रयास हुआ, और शोषित, वंचित, गरीब, दलित जो भी लोग थे उनकी भी समस्याओं को जो है निराकरण कराने का जो काम किया, वो लगातार मैं संघर्ष करता रहा उस समय भी। तो बड़ी जिम्मेदारी थी, कम उम्र थी, 29 साल की जो है उम्र थी 2009 में। और उस समय मैं इस जिम्मेदारी पे जब आया था तो मैं लगा रहा 5 साल तक। मैंने जो कोशिश की उसमें बहुत सारे लोगों को जो है उन समस्याओं से निराकरण, और समाज सेवी था इसलिए मैंने तमाम ऐसे संस्थान थे, रेलवे था, बीएसएनएल था, मैं चाहता तो सलाहकार समितियों में सदस्य बन सकता था, मैं चाहता तो ठेकेदारी कर सकता था, मैं चाहता तो कहीं नौकरी का भी प्रयास कर सकता था। कई अच्छे जो है मिनिस्टर थे, सांसद थे, संगठन के पदाधिकारी थे, अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद भी जो है मैंने निजी स्वार्थ कभी नहीं देखा और मैं लगातार 2009 से 14 तक सेवाएं लेकर रहा हूँ। क्या आपको कभी लगता है कि राजनीति ने समाज सेवा को कठिन कर दिया? समाज सेवा जब करते हैं तो जो सत्ता की जो पार्टी होती है वो प्रभावशाली तो होती है, और जहाँ जब आप कोई सामाजिक मुद्दे को आप उठाते हैं तो दिक्कतें जाहिर है कि कुछ ना कुछ होती हैं, और वो दिक्कतें आती हैं कहीं कहीं, तो उन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मैंने भी किया है। 2 समस्याएं इस तरह की रही हैं हमारे साथ हुई। एक समस्या तो ये थी कि वो मैं WHO की तरफ से मैं मॉनिटरिंग कर रहा था, एक सेंटर को देखने जा रहा था। उस टाइम जो है एक गैंग होती थी बिहारी क्षेत्र में, तो वो गैंग ने जो है मेरे ऊपर जब अटैक किया था तो पहली बार जो है आज से 22 साल पुराना करीब मुद्दा है, वो 22 साल पुरानी घटना है, और उसमें मैंने पहली बार किसी व्यक्ति पर या एक नामजद 2 व्यक्तियों पर जो है एफआईआर दर्ज कराई थी, और वो क्रिमिनल थे, गैंग के लोग थे, और उनको जेल भिजवाने का काम भी जो किया था। तो पहली एफआईआर थी मेरे जीवन में, वो पहला एक बड़ा जो है घटनाक्रम था जो मुझे झकझोर रहा था इस तरह से कि समाज सेवा में तो ये बड़ी दिक्कतें हैं। दूसरी घटना और एक ऐसी थी, मैं उस टाइम भी एक क्षेत्र में जो है जब काम करने गया था तो वहाँ एक सरकारी कर्मी थी, उन्होंने जब मैंने उनकी ड्यूटी के प्रति लापरवाही देखी, चूंकि मैं WHO की तरफ से मैं वहाँ काम देख रहा था, यूनिसेफ और WHO खासतौर पर जो प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो उसमें उन्होंने मेरे ऊपर, वो एब्सेंट थी, महिला थी, और मैंने उनका एब्सेंट जो है दिखाते हुए मैंने रिपोर्ट जब ऊपर भेज दी, WHO की टीम जब वो रिपोर्ट देखी तो उन्होंने सस्पेंशन के लिए पूरी तैयारी कर दी, यहाँ से संस्तुति कर दी गई। फिर वो बौखलाई और उन्होंने कहा कि अरे आप जानते नहीं हो कि मैं मंत्री जी के साथ जो है सहपाठी रही हूँ, मैं अभी ये करा दूंगी, वो करा दूंगी। लेकिन मैंने कहा देखो मेरी नौकरी नहीं है, आपका जो जिम्मेदारी थी आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, मेरी तरफ से तो जो वास्तविकता थी वो मैंने रिपोर्ट भेजी है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा भी, लेकिन मैंने कहा जो सच्चाई थी वही मैंने की है रिपोर्ट। अब नौकरी उनकी थी, मेरी नौकरी तो नहीं, लेकिन मैं सेवा का काम करता हूँ, मैं गलत तो नहीं बर्दाश्त कर सकता, जो सच्चाई थी वही मैंने रिपोर्ट की है। हालांकि बाद में जो है फिर उन्हें ये गलती का एहसास हुआ, अगले दिन उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी और चाय पिलाई मुझे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आगे इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगी और मुझे नौकरी करनी है, और मैं गलती जो कर चुकी तो अब दोबारा इस तरह की गलती नहीं होगी। उन्हें मतलब जब लगा तो मुझे भी अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी गलती मान ली, और जब कहा है कि आगे सेवा के लिए जो है हमेशा तैयार रहेंगे, तो लगता है कि दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब हम फेस करते हैं दिक्कतों को तो हमें लगता है कि ज़रूरी भी है, क्योंकि सामने वालों को बदलने के लिए जो है हमें थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को भी तभी बदल सकते हैं आप, अगर आप टिके रहेंगे तो।
टिकेंगे नहीं तो फिर सीधी सी बात है वो सामने वाला और गलत कहेगा। तो गलत करने का मौका हम सामने वालों को कतई ना दें। आप जैसे कि आप समझ से नहीं, तो कुछ ऐसे भी मामले होंगे जब आपको दबना पड़ रहा है या तो पीछे हटना पड़ रहा है कि सामने वाली पार्टी बहुत वैसी है, कुछ ना कर दे, हम दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, या फिर कैसे लोग भी होंगे वो आपसे ये कहते हो तुझे क्या करना है, क्या कर रहा है तू, क्यों पागल इसको कर रहा है, वो मतलब अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, आपको फोर्स आप पीछे हट जाए, ऐसे कभी आए? हाँ, ऐसा होगा, लेकिन जैसे जैसे लोग जान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है ये दबाव में नहीं आता है, तो वो फिर दबाव देने वाली बातें फिर होती भी नहीं है। शुरुआत में ऐसा कभी कभी लगता होगा, जो भी रहे, लेकिन मेरे साथ भी मैंने बताया 2 घटनाओं का तो ये किया है। तो इस तरह कोशिश की जाती है, लेकिन जब जान जाते हैं लोग फिर कोई कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं ये सिद्धांतवादी व्यक्ति है, तो इस पे पैसा देने का कोई मतलब नहीं, खुद उलझना ज्यादा है, नुकसान ज्यादा ही हो जाएगा। अच्छा, इतने वर्षों तक बिना रुके काम करने की ऊर्जा का आपका क्या मन? सेवा सेवा सेवा, जब हम सेवा करते हैं तो लगता है दुआएं जो मिलती हैं लोगों की, जब समस्याओं का निदान कराते हैं हम, तो जो लोग कहते हैं, जो आशीर्वाद मिलता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उन गरीबों का आशीर्वाद, उन दबे कुचले, मतलब जो वंचित शोषित पीड़ित जो लोग हैं, उनका आशीर्वाद जब मिलता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। वही ऊर्जा आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करती है हमें लगातार, और हम लगातार करने की कोशिश करते हैं। तो सर, अगर कोई आज का युवा समाज सेवा करना चाहता है तो वह कहाँ से शुरुआत है? वो सबसे पहले तो यही है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है। सरकार का मतलब मेरा किसी एक व्यक्ति एक दल विशेष से नहीं है, जो सत्ता में हो, कोई भी सरकार की योजनाएं वही लगभग रहती हैं। नई योजनाएं भी जुड़ जाती हैं, कभी पुरानी योजनाएं कुछ बंद हो जाती हैं, लेकिन वो योजना चलती रहती हैं जो जनहित के लिए होती हैं, जन लोक कल्याणकारी होती हैं। तो उन योजनाओं को समझने की जरूरत है। अगर पात्र व्यक्तियों को हम वो वहां तक पहुंचा दें, उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करा दें, यही सबसे बड़ी समाज सेवा है कि हम उन योजनाओं का लाभ दिलवा दें। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लाभान्वित कराने की जरूरत है, और वो पात्र हैं, वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो वो जरूरत है। और इस मिशन में तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं, तमाम स्वयंसेवी जो लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उन लोगों के साथ भी खड़ा होने की जरूरत है, उनसे सीखने की जरूरत है। और ये जो डिग्री भी है, पढ़ाई भी कर सकते हैं इसमें, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, PhD, ये सब करके भी सेवा के अलग अलग क्षेत्र हैं। समाज कल्याण अधिकारी बन सकते हैं, प्रोबेशन अधिकारी बन सकते हैं, कार्यक्रम अधिकारी बन सकते हैं। तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनमें समाज सेवा का काम भी नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं, और अपनी किसी संस्था के माध्यम से कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं, जैसे भी इच्छा हो। लेकिन सीखना जरूरी है, कोई भी काम हो सीखते रहे। सीनियर कोई ना कोई गुरु बनाने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए, को इस तरह के लोगों को चुन लें और उनसे प्रेरित होते रहे, उनके साथ चलते रहे, सीखते रहे, करते रहे। तो सर, आपसे बस ये है कि आप क्या समझते हैं, न्याय या समझौता? देखिए, न्याय और समझौता, तो न्याय की तरफ बढ़ना चाहिए। समझौते समझौते मतलब दबाव से नहीं करने चाहिए। समझौते वहां हो सकते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हों, दोनों लोग मतलब किसी को भी नुकसान न हो रहा हो, दोनों लोग सहमत हों जिस पे, मतलब दबाव से अगर कोई समझौता कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे तमाम समझौते अगर लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाते हैं तो वो सुलह समझौते से निपटाए जाते हैं। कोई ऐसा दबाव नहीं होता किसी को नुकसान हो रहा है, तो वो ठीक है। समझौता इस तरह का ठीक है, दबाव में नहीं। न्याय मिलना चाहिए, सभी के लिए न्याय जो है मिलना चाहिए, सभी को न्याय होना चाहिए। सर, आपके हिसाब से समाज सेवा या व्यक्तिगत जीवन? देखिए, अगर ईश्वर ने जीवन दिया है तो मेरे ख्याल से तो जो है व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सामाजिक जीवन, समाज की सेवा। अगर मैं लगातार सेवा करते हुए और अपना जीवन इसी में बिता दूं तो मुझे लगता है कि यही मेरा जीवन जो है धन्य होगा। आपका एक शब्द जीवन के लिए क्या है? समाज सेवा, समाज सेवा, समाज। अंत में आपके श्रोताओं के लिए संदेश क्या है जो समाज बदलना चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं? समाज के हर व्यक्ति को जो कहीं भी अगर किसी भी न्याय व्यवस्था या फिर जो है
सरकार के सिस्टम तक जो पहुंच नहीं है, या फिर जो किसी भी तरह से पीड़ित, शोषित, वंचित है, उनका हक दिलाना, उनकी आवाज़ बनना, ये सब जो है आज के युवाओं को आगे आना पड़ेगा। तभी हम एक अच्छे रास्ता जो है निर्माण कर सकते हैं।